Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of April 2022. 19 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की न्यूज़ एनालिसिस में प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कंसेप्ट भी नए सीखेंगे हम। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सी चीज़ें कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कॉज करेंगे इकोनॉमी में। पहला लिखा है राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड लिखा है इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन बाय द फर्म्स, तीसरा लिखा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। तो आपको बताना है कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इनमें से किसके कारण से होगा। ऑप्शंस आपके सामने है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसने निकाली है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, आपको बताना है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तीसरा सवाल है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया सीवीड पार्क इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडिया का पहला सीवीड पार्क कहाँ पे आएगा। ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप आप लोग आंसर करेंगे अपनी तरफ से। मैं आंसर्स आपको बताता हूँ और आप मैच करके मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए। देखो, जो पहला सवाल मैंने पूछा था कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का, उसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है कॉस्ट पुल, एक होता है डिमांड पुल, है ना। तो एक होता है कॉस्ट के कारण बढ़ रहा है। जब कॉस्ट की हम बात करते हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देख रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन योर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें प्रॉफिट्स आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो वाला सेकंड पॉइंट है वो तो प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया। इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ इंपोर्ट्स, मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स है उनकी प्राइस महंगी हो गई। तो इनपुट साइड पे जितनी भी चीज़ें बढ़ती हैं, अगर इनपुट साइड पे चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। और अगर मॉनेटरी या फिस्कल कारणों से कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो डिमांड के कारण है। जैसे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है। भैया फ्री में गवर्नमेंट पैसा बांट रही है मान लो लोगों को, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे। इसलिए पहला जो पॉइंट था कि राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उस कारण से डिमांड बढ़ेगी और इसलिए वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ना कि आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर अपन ये देखते हैं कि सप्लाई, मतलब जो इनिशियल इनपुट साइड है, इनपुट साइड में क्या चीज़ें बढ़, सप्लाई साइड में कौन सी चीज़ें बढ़े। अगर सप्लाई साइड में कॉस्ट बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन होगा, जो वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होगा। तो सेकंड पॉइंट जो है प्रॉफिट मार्जिन, वो भी सप्लाई साइड का है, यानी कि इनपुट साइड का है। और जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है वो भी सप्लाई साइड का है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगे आएंगे, रॉ मटेरियल्स महंगे आएंगे तो प्रोडक्शन महंगा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इसलिए कॉस्ट पुल है, लेकिन पहला डिमांड पुल है। दूसरा मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन था, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो यहाँ इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इसको याद रखेगा। और तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया सीवीड पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश होगा। तो ये तमिलनाडु स्टेट में स्टैब्लिश होगा। डी विल बी द आंसर फॉर दिस। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सीवीड है, सेंटर ने जो सीवीड पार्क बनाने की घोषणा की है, ये इकोनॉमिक स्टेटस, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दिया जाएगा तमिलनाडु में। एंड द प्रोजेक्ट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड विल कम अंडर द पीएम किसान संपदा योजना। तो प्राइम मिनिस्टर्स किसान संपदा योजना के अंतर्गत ये आएगा। सीवीड को मैक्रो एल्गी भी बोलते हैं, मैक्रो एल्गी, है ना। दीज आर मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेल्यूलर मैरीन एल्गी, याद रखिएगा। सीवीड को मैक्रो एल्गी भी कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्ट था जो कि आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा। सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज एंड व्हाई इट विल बी डिफिकल्ट टू बैन देम ऑल टुगेदर। आपको बताना है कि क्रिप्टो करेंसीज से एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों इनको बैन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, ये आपको बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन, आई होप यू विल ट्राई टू गिव सम पॉइंटर्स फॉर दिस।
होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 14.55% इन मार्च। अब होलसेल जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा सा मैं आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूँ। देखो इसमें मेन कंपोनेंट्स मेन होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो आपका हो गया इसमें फ्यूल हो गया। सेकंड आपका हो गया प्राइमरी आर्टिकल्स और तीसरा आपका हो गया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो फ्यूल, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं WPI के, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का होता है, लगभग 64% के आसपास का वेटेज होता है मैन्युफैक्चर्ड का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का फिर सेकंड नंबर पे आता है, लगभग 22% का वेटेज होता है। और फ्यूल है उसका नंबर 3rd पे आता है वेटेज, और वो लगभग होता है आपका 14% के आसपास। मैं एक बार शोकेस कर देता हूँ आपको, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे दीज आर द 3 पार्ट्स। एक हो गया आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसका 64.23% है, प्राइमरी आर्टिकल जिसका 22.62% है, फ्यूल एंड पावर जिसका 13.15 है। अब प्राइमरी आर्टिकल्स भी अलग अलग उसमें हैं, जिसमें फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स और मिनरल्स होते हैं। तो फूड आर्टिकल्स में वही फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, एग, मीट, फिश। नॉन फूड आर्टिकल्स में फ्लावर, रबर, कॉटन, ग्राउंडनट, और मिनरल्स में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। फिर यहीं पे आपका दूसरा आता है फ्यूल एंड पावर में, तो कोल, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। कोल, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 पार्ट है। मिनरल ऑयल में आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, नाफ्था, HSD, कैरोसिन, LPG, पेट्रोलियम कोक, ये सब आता है, ठीक है ना। फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपका 64% वेटेज है। इसमें फूड प्रोडक्ट, बेवरेज, टोबैको प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, वियरिंग अपैरल्स, लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग। एक और चीज़ आपको बतानी है, इस फोटो को मैं आगे कर लेता हूँ। तो आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज द न्यू आर्मी चीफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड ही इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स and the first from combat support arms to head the 1.3 million Indian army। तो ये पहले हैं ऐसे who is from the corps of engineers and the first from combat support। अभी तक combat, मेजर combat से ही आते थे, लेकिन ये combat support के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक है ना। मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। थोड़ा सा मैं पहले एडिटोरियल्स के पहले आपको सारी न्यूज़ बताना चाहता हूँ, ताकि न्यूज़ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिर हम एडिटोरियल्स में आएंगे। गवर्नमेंट प्रपोजेज लॉ टू एड द लेसर्स रीपजेस एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे लेसर्स का मतलब जो लीज पे दे रहे हो कोई चीज़। लेसर्स का मतलब होता है जो लीज पे देते हैं ना कोई चीज़, मतलब लीज पे मतलब कि रेंट में आपको दे दिया यूज़ करने के लिए, 1 साल के लिए आप यूज़ करके वापस कर दो उनको वो चीज़, तो उनको लेसर्स बोलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या प्रपोज किया है, एक नया लॉ प्रपोज किया है जो कि हेल्प करेगा इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को, यानी कि इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को हेल्प करेगा कि उनको उनका जो एयरप्लेन है या उनको जो उनका एयरक्राफ्ट है वो दोबारा से दे दिया जाए या उनको ट्रांसफर कर दिया जाए इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद द इंडियन एयरलाइन, ठीक है ना। तो एक ऐसा लॉ बनाया जाएगा ताकि जो लेसर्स हैं वो उनके प्लेन्स फंसे ना इंडिया में, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इंडियन एयरलाइंस के साथ जिसने उनका लीज पे लिया है, तो उनको उनका एयरप्लेन दे दिया जाए तुरंत, है ना, रीपजेस कर दिया जाए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए उनका एयरप्लेन। देखो क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। देखो क्या होता है, मान लो ये पार्टी ए है ना, और ये पार्टी बी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ए ने क्या किया, एक एरोप्लेन जो है वो दे दिया किसको, बी को, है ना, बी को दिया एक एरोप्लेन। अब बी और ए के बीच में मान लो डिस्प्यूट आ जाए, तो बी कहेगा कि मैं आपका एरोप्लेन रख लूंगा, है ना। ए तो फंस गया बेचारा अपना एरोप्लेन दे करके, ठीक है ना। तो ऐसे में ये जो एक नया लॉ बनेगा ना, वो हेल्प करेगा ए को ताकि उसको उसका एयरप्लेन वापस मिल जाए अगर कोई डिस्प्यूट बी के साथ उसका हो जाता है तो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, एक उन्होंने ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2022 पेश किया है। ड्राफ्ट
प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्लियर समझ लो, ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2022। तो इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2022। ये जो बिल है इट विल इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ इसके पहले एक कन्वेंशन भी था जो कि लेसर्स को प्रोटेक्ट करता था। वो कन्वेंशन था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल एंड मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। थोड़ा बड़ा नाम है, फिर से एक बार बताता हूँ, लिख लीजिए इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। याद रखिएगा, इसका नाम यह है Convention on International Interest in Mobile Equipment and Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment। ये चीज़ ऑलरेडी थी, ठीक है ना, तो ये कन्वेंशन ऑलरेडी था जिसके तहत ही इंडिया ने ये जो बिल है ये प्रपोज किया है एविएशन मिनिस्ट्री ने, ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल। अब ये जो बेसिकली जो ये कन्वेंशन था ना आपका, ये केप टाउन में अडॉप्ट किया गया था 2001 में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लेसर्स के लिए, याद रखिएगा कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट जो है वो कन्वेंशन 2001 में ऑलरेडी आ गया था, 2001 में लाया गया था। अब 2001 के बाद इंडिया ने इनको 2008 में, ठीक है ना, 2008 में कर दिया था। ये एक्चुअली इसमें देखो ये कन्वेंशन और उसका प्रोटोकॉल दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये आपका नाम एक बार फिर देख लो, इसका नाम क्लियर हो जाए आपको। नाम इसका है, एक तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट है ये, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेपरेट वन, दिस इज कन्वेंशन। आपको पता है ना, कन्वेंशन अलग होता है और प्रोटोकॉल अलग होता है, ठीक है ना। कन्वेंशन अलग होता है, प्रोटोकॉल अलग। प्रोटोकॉल में स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं जो कि कन्वेंशन में मेंशन की जाती हैं। कन्वेंशन ज़्यादातर थ्योरेटिकल होता है, प्रोटोकॉल उसका एग्जीक्यूशनरी पार्ट होता है। तो कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड दूसरा है प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशन अलग है, ये प्रोटोकॉल अलग है, दोनों के नाम याद रखना है। दोनों 2001 में आए थे केप टाउन में, इंडिया ने 2008 में दोनों को एसीड कर दिया, ठीक है। 2001 में दोनों आए थे और 2008 में इंडिया ने इनको एसीड कर दिया, ठीक है ना। तो नाम क्या क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, दूसरा है प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा एंड इसी को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने ये चेंजेस किए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। अधीर रंजन अर्जेस सेंटर टू इंप्लीमेंट नागा पैक्ट्स। अब आपको थोड़ा सा मैं नागा की हिस्ट्री बताऊंगा जरूर, क्योंकि नागा पीस पैक्ट तो बहुत इजी है, अभी 2015 में 2021 में हुए, लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इशू क्या था। तो नागा बेसिकली हिल पीपल होते हैं, एस्टिमेटेड नंबर लगभग 2.5 मिलियन के आसपास है इनका। एंड देयर ऑल्सो नागा ग्रुप्स इन बर्मा ऑल्सो, इंडिया के अलावा बर्मा में भी नागा ग्रुप्स कुछ रहते हैं। एंड नागाज आर नॉट अ सिंगल ट्राइब बट एथनिक कम्युनिटी, सिंगल ट्राइब नहीं है, ये एक एथनिक कम्युनिटी है। इसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि रहते हैं नागालैंड और उसके नेबरहुड के एरियाज में। बेसिकली दे बिलोंग टू इंडो मोंगोलॉइड फैमिली। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि दे बिलोंग टू इंडो मोंगोलॉइड फैमिली, दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर एज वेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं, जैसे कि एओस, अंगामीज, चांग्स, चाकेसांग, काबुईज, कछारीज एंड इसके अलावा कोनियाक्स, कुकीज, लोथाज, माओज, मिकीर, फोम्स, रिंगमाज, संगताम्स, सेमाज, तानखुल्स, यामचुमगार एंड जीलियांग। ये नाम मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले आओस, अंगामी, फोम, रिंगमा, संगतमा, है ना, सेमा, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको सही करना है। नागा हिल बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881। 1881 में, याद रखिएगा 1881 में नागा हिल जो है इट बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। 1881 में, याद रखिएगा 1900 के पहले जो आता है, 1881 में नागा हिल बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1881। इसके बाद क्या हुआ कि जो स्कैटर्ड नागा ट्राइब्स थे उनको एक करने के लिए एक 1918 में क्लब बना, 1918 में क्लब बना जिसका नाम था नागा क्लब। याद रखिएगा 1881 में ये ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आया, नागालैंड वाला पार्ट, ठीक है ना, नागा हिल्स जो बेसिकली बोलते हैं वो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आया। अब उसके बाद हुआ क्या
इनके बाद उन्होंने नागा ट्राइब्स को एक करने के लिए क्या किया, नागा ट्राइब्स को एक करने के लिए बेसिकली दे फॉर्म्ड अ नागा क्लब, ठीक है ना। 1918 में एक नागा क्लब नाम की चीज बनी, ठीक है ना। नाउ दिस क्लब अराउज्ड अ सेंस ऑफ नागा नेशनलिज्म। ये जब क्लब बना ना तो इससे फिर नागा नेशनलिज्म की जो भावना है वो ऊपर करके आई। Now this club metamorphosed into the Naga National Council in 1946। 1946 में यही नागा क्लब जो 1918 का नागा क्लब था, ये 1946 1946 में नागा नेशनल काउंसिल के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और इसमें फिर इसको नागा नेशनल काउंसिल बनी एंड इसने फिर नागा नेशनल काउंसिल ने डिक्लेयर किया नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947। 1947 में नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। एंड इसके बाद फिर सॉवरेन नागालैंड के लिए रेफरेंडम पास हुआ, है ना। लेकिन फिर नागालैंड को स्टेटहुड दी गई 1963 में। 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड दी गई एंड फिर इसमें नागा हिल्स जो थे असम के, नागा हिल डिस्ट्रिक्ट असम के थे एंड उसके अलावा नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी प्रोविंस जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, वहां से कुछ पार्ट काट करके 1963 में नागालैंड को बनाया गया, ठीक है ना। अब नागालैंड को बना तो दिया गया लेकिन वहां पे फिर भी वायलेंस चल रहा था जिसमें काफी नागा नेशनल काउंसिल थी और नागा फेडरल गवर्नमेंट, ये सब फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके लिए 1975 याद रखिएगा कि वहां पे शिलोंग अकॉर्ड होता है। देयर इज अ फेमस शिलोंग अकॉर्ड। मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता लोगे, है ना। कहीं से भी कुछ भी आए तो आप बता लें ताकि। तो 1975 में शिलोंग अकॉर्ड होता है जिसमें कि जो नागा नेशनल काउंसिल और नागा फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने आर्म्स को गिव अप कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है 1980 में। शिलोंग अकॉर्ड को कुछ लोगों ने नहीं माना, उनमें से एक था थुइंगालेंग मुइवा जिसको हम बोलते हैं, उसने इस नागा अकॉर्ड को नहीं माना और उसने नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया 1980 में, जिसको NSCN बोलते हैं। फिर NSCN 1988 में दो ग्रुप्स में बट गया, जिसको एक को इजाक और मुइवा लीड कर रहे थे, ये थुइंगालेंग मुइवा और इजाक था, और दूसरे में खापलांग था, यानी कि NSCN IM और NSCN K। तो ये जो K और IM है ना, ये उनके लीडर्स के नाम है। इजाक मुइवा इधर का NSCN IM का और NSCN का खापलांग, ठीक है ना। तो ये 1988 में फिर अलग हो गए, ठीक है। अभी जो 2015 में हमारा एग्रीमेंट हुआ ना गवर्नमेंट का, वो IM ग्रुप के साथ हुआ है। खापलांग तो बहुत ज़्यादा वायलेंट था, उसके साथ 2021 में फिर हमने अभी एग्रीमेंट ज़रूर किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायलेंट था। तो इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी ग्रेटर नागालिम बनाना। ग्रेटर नागालिम मतलब कि सॉवरेन स्टेटहुड बनाना, जिसमें कि जितने भी स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, म्यांमार, वहाँ के कुछ जो नागालैंड के नागा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नागा हिल्स हैं, उन एरियाज को अपने एक करके एक ग्रेटर नागालिम बनाने का, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने नागा येजाबो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी और नेशनल फ्लैग की, नागा नेशनल फ्लैग की भी बात की थी। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गए होंगे। गुरु तेग बहादुर बर्थ एनिवर्सरी फीट एट रेड फोर्ट। तो गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है। गुरु तेग बहादुर आप सबको पता होगा कि 9th गुरु थे, है ना, और इनका एग्जीक्यूशन करवा दिया था। ही वॉज द 9th गुरु ऑफ द 6 एंड इनका एग्जीक्यूशन करा दिया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब एग्जीक्यूटेड हिम, है ना। इसके अलावा अच्छा एक और गुरु थे, आपको पता होगा शायद, गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन किसने करवाया था? जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव। अगर आप लोग पढ़ सकें तो एक बार जहांगीरनामा में जो जहांगीर है उसने पूरी बर्बरता बताई है कि किस तरीके से अर्जन देव जी को उसने एग्जीक्यूट करवाया। तो जहांगीर वॉज वेरी मतलब ब्रूटल एंड वेरी बुचरस आप बोल सकते हैं। तो जितना हम मुगल्स को जानते हैं कि हमको जितना पढ़ाया जाता है मुगल्स को, उतने ही ज़्यादा वो लोग नॉट वर्दी ऑफ बीइंग रेड थे, है ना। वहीं अकबर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कई लोग अकबर को बहुत अच्छा मानेंगे, है ना। तो अकबर भी वही था, उन्हीं के जैसा था। इनफैक्ट बहुत सारे उसने साइंटिफिक, एक आपको बताता हूँ, जैसे होलोकॉस्ट हुआ था ना, होलोकॉस्ट में क्या आपको पता होगा कि बच्चों को एक आइसोलेशन चैम्बर और इन सब चीज़ों में, आइसोलेशन कैंप्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, चैम्बर्स में डाल दिया गया, है ना। उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था, सोप्स में साबुन बनाई जाती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये करते थे होलोकॉस्ट में।
और यही सेम चीज अकबर ने भी की थी। अकबर ने क्या किया था, मतलब सेम चीज नहीं, लेकिन अकबर ने क्या किया था, बच्चों को एक ऐसे ही कैंप्स में डाल दिया था बिना उनके पेरेंट्स के, बिना उनके किसी एक साइंटिफिक स्टडी के लिए। बहुत सारे बच्चों को उसने एक कैंप में डाल दिया जिसमें कि वो उनके माँ बाप नहीं थे, उनके टेक केयर नहीं थे, उनसे कोई बात करने वाला नहीं था, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, सिर्फ ये जानने के लिए कि इंसान की नेचुरल लैंग्वेज क्या है। मतलब कि अगर बच्चा माँ बाप की आवाज़ ना सुने, अपने किसी आसपास की आवाज़ ना सुने, तो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, ये जानने के लिए, ये साइंटिफिक एक्सपीडिशन करने के लिए अकबर ने यही किया था। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रूलर्स वर दीज पीपल। तो ये आप दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। यही चीज़ गुरु अर्जन देव के साथ हुई, फिर 9th गुरु तेग बहादुर के साथ भी यही चीज़ हुई। गुरु तेग बहादुर ने बहुत सारे रागाज लिखे थे, बहुत सारे कंपोजिशन किए थे, 116 शब्द उन्होंने लिखे हैं, है ना। एंड ही इज़ फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सिख पीपल एंड हिंदूज अगेंस्ट द 17th century लॉ दैट फोर्स देम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो एक लॉ आया था उस समय औरंगजेब के टाइम पे, जो कि फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहा था सिख्स का और हिंदूज का, जिसको अपोज किया था गुरु तेग बहादुर ने, और बहुत सारे लोगों को बचाया था फ्रॉम कन्वर्जन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो दैट मेक्स हिम समवन ग्रेट, है ना। द प्रोसेस ऑफ कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो कार्टेल क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो कि किसी बिजनेस को होल्ड मतलब चला रहे होते हैं। 4-5 लोग मिल करके ग्रुप बनाते हैं, 4-5 एंटिटीज दे मेक अप अ ग्रुप, एंड वो एंटिटीज फिर एक बिजनेस चलाती हैं। अब कार्टेल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि कार्टेल में ये चारों ये जो है जो 4 प्लेयर्स मैंने आपको बताया, प्लेयर कम ही रहते हैं कार्टेल के लिए भी, प्लेयर कम है, ये 4 प्लेयर ही हैं। अब ये 4 प्लेयर कंपीट नहीं करेंगे, मतलब दे विल नॉट कंपीट अगेंस्ट ईच अदर, रादर दे विल कॉल्यूड विद ईच अदर। कार्टेलाइजेशन का डिफरेंस यही है कि नॉर्मल इकोनॉमी में कंपटीशन होना चाहिए भाई, कंपटीशन होगा तो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होंगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा। लेकिन कार्टेलाइजेशन में क्या होता है कि कंपटीशन नहीं होता, रादर दे कॉल्यूड, वहां पे कॉल्यूजन होता है। जब कॉल्यूजन होता है तो क्या करते हैं ये लोग, एग्री कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और उस प्राइस से नीचे फिर वो प्रोवाइड नहीं करते, तो जिससे प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है और कंज्यूमर्स को फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। कार्टेल में दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि ये चूंकि ये प्रोडक्शन को ओन करते हैं, चूंकि दे ओन द प्रोडक्शन, देयरफॉर व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन लिमिट द सप्लाई। वो सप्लाई को लिमिट करके भी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसा ओपेक करती है ना, ओपेक एक कार्टेल ही है, तो ओपेक कंट्रीज क्या कर रही हैं, ओपेक कंट्रीज कई बार प्रोडक्शन को कम कर देती हैं ताकि प्राइस बढ़ जाए, और वही चीज़ है बेसिकली, वही चीज़ कंज्यूमर्स को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगनी जरूरी है ना। अब यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जितनी भी गाड़ियाँ 1 अक्टूबर से इस साल बनेंगी, 1 अक्टूबर के बाद से, दे मस्ट कम फिटेड विद 2 साइड टॉर्सो एयर बैग्स इन द फ्रंट रो एट द आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन। तो यहाँ पे हर गाड़ी जो 1 अक्टूबर से बनेगी, दैट मस्ट कम फिटेड विद 2 साइड टॉर्सो एयर बैग्स ऑल्सो। तो अब एयर बैग्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होने वाले हैं गाड़ियों में, और जब एयर बैग्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑब्वियस बात है सेफ्टी का इम्पैक्ट है, सेफ्टी तो बढ़ेगी है, सिक्योरिटी बढ़ेगी थोड़ा एक्सीडेंट्स के केस में और केस में, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट होगा इसका, थोड़ा सा प्राइस भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, व्हीकल्स का प्राइस लगभग 17 से 20 हज़ार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यूके ने रवांडा के साथ एक असाइलम प्लान किया है। यूके ने क्या किया, रवांडा के साथ असाइलम प्लान किया है, असाइलम डील की है, जिसमें यूके ने ये कहा है कि जितने भी इलीगल असाइलम होल्डर्स हैं यूके में, वो सब रवांडा में जाकर के रहेंगे, ठीक है ना। यही है डील, एग्जैक्टली यही डील है, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडर दिस डील रवांडा विल कमिट टू टेकिंग इन द असाइलम सीकर्स, असाइलम सीकर जितने भी उनको रवांडा लेगा, who arrive in the UK on or after 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 के बाद जितने भी लोग यूके में आ रहे हैं असाइलम की मांग करने, या जो इलीगल तरीके से आए हैं, या इन्होंने जिनने इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है, माइग्रेट किया है, वो सभी कहाँ जाएंगे, रवांडा जाएंगे। दे विल बी टेकिंग सीकिंग असाइलम इन रवांडा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके एवज में रवांडा गवर्नमेंट को जो यूके है उसको पूरा पैसा देगी मेंटेन करने के लिए, असाइलम मेंटेन करने के लिए, सारा यही प्लान किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल ऑफ द डे में आते हैं। पहला एडिटोरियल, क्रिप्टोज एंड सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर नॉट द सेम थिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है, देखो
कि क्रिप्टो करेंसीज के आने से क्या है, क्रिप्टो करेंसी को देख करके आरबीआई बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है, पहले उसके रीजंस देख लेते हैं। ऑथर ने कहा क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई इसलिए घबरा रहा है क्योंकि सबसे पहला जो इशू होता है क्रिप्टो करेंसीज के साथ वो ये है कि दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कैन नॉट बी रेगुलेट नहीं कर सकता आरबीआई। आरबीआई ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं चाहेगा जिसको कि रेगुलेट किया जा सके। सिंपल सी बात है, आरबीआई रेगुलेट करना चाहेगा। दूसरा कि जो क्रिप्टो का प्राइस बढ़ा है, जो आपने बिटकॉइन, तो ये स्पेकुलेटिव कारणों से बढ़ा है ना। स्पेकुलेटिव कारणों से क्यों बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या हुआ, माइनिंग के थ्रू निकलता है। माइनिंग के थ्रू निकलता है। माइनिंग की प्रोसेस में आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हाईटेक कंप्यूटेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसे में जैसे जैसे माइनिंग की कॉस्ट बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रिप्टो की कॉस्ट बढ़ने लगी, तो लोग और स्पेकुलेट करने लगे कि भाई फ्यूचर में और बढ़ेगा, फ्यूचर में और बढ़ेगा, है ना। स्पेकुलेट करने लगे, तो स्पेकुलेटिव रीजन के कारण से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ी है। अदरवाइज अगर आप क्रिप्टो की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो जीरो है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है ना। जैसे भाई जो पेपर करेंसी होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए उसको आरबीआई लिख के देता है कि मैं धारक को भाई 50 रुपए देने का, मैं धारक को 100 रुपए देने का, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, है ना। तो इसीलिए वो होता है। अब अदरवाइज अगर कोई गोल्ड होता या गोल्ड की तो भैया इंट्रिंसिक वैल्यू है, मेटल है। आपके पास अगर प्लैटिनम होता तो उसकी इंट्रिंसिक, तो कुल मिलाकर के ये क्रिप्टो की इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो होती है और वो स्पेकुलेटिव प्राइसिंग से बढ़ा है। इसलिए स्पेकुलेटिव प्राइसिंग को ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तीसरा रीजन जो है ऑथर ने बोला कि क्यों ये नुकसानदायक है, उसमें एक टर्म यूज किया ऑथर ने, वो है डबल स्पेंडिंग का। क्या होता है, जैसे आपने नोट खर्च किया, आपने जैसे ही नोट खर्च कर दिया तो वो नोट आपके पास से निकल गया। अब आप दोबारा वही नोट नहीं खर्च करते, मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप एक बार ही 100 रुपए खर्च कर सकते हो ना, आप 2 बार 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने 100 रुपए जो थे वो दे दिए किसी को, आपके हाथ से वो चला गया। अब जब तक आप फोर्जरी नहीं करते हो, जब तक आप नकली नोट नहीं बनाते हो, जो कि ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा टफ काम होता है नोट बनाना, तो वो तब तक आप उसी नोट को दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन क्रिप्टो के केस में चूंकि जो टेक्निक है वो ऑनलाइन और डिजिटल और इंटरनेट के माध्यम से है, तो यहां पे डबल स्पेंडिंग का भी एक नुकसान रहता है। डबल स्पेंडिंग इज द रिस्क दैट अ क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज्ड ट्वाइस और मोर। ये ऐसा रिस्क है जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी को एक बार से ज्यादा यूज किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन देखो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि हैश और ट्रांजैक्शन डिटेल्स नंबर्स के फॉर्म में रखता है ना, ब्लॉकचेन में। तो वो क्या करते हैं, कई बार जो क्रिप्टो ओनर्स हैं, जो क्रिप्टो बहुत बड़े बड़े माइनर्स होते हैं, वो मॉडिफाई कर लेते हैं ब्लॉक्स को, ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से शोकेस करते हैं कि वो अपने स्पेंट कॉइन को रिक्लेम कर सकते हैं, दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं अपने स्पेंट कॉइन को। तो कुल मिलाकर के एक बार यूज किया फिर दोबारा उसको रिक्लेम करके दोबारा यूज किया। तो एक डबल स्पेंडिंग का जो खतरा है ना, ये क्रिप्टोज और उसमें ही है। ये खतरा आपका नॉर्मल करेंसी में नहीं, क्रिप्टोज में है, लेकिन ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑथर ने अब कहा है, देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। अब ऑथर ने कहा कि इनको बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहला रीजन ये है कि जब तक क्रिप्टो सारी कंट्रीज से नहीं ब्लॉक होता, सारी कंट्रीज से नहीं ब्लॉक होता, तब तक आप इसको बंद नहीं कर सकते। आप इसको बैन करके करोगे क्या भाई? अमेरिका अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई व्यक्ति ऑनलाइन जाकर अमेरिका से भी ट्रांजैक्शन तो कर सकता है ना। डार्क वेब में अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो डार्क वेब में कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जब तक सारी कंट्रीज ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर देती, तब तक आप इसको बैन नहीं कर सकते, इसके यूज को। दूसरा ये है कि चूंकि ये इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो इसलिए क्या है, ये नेट के माध्यम से हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर लेंगे दूसरे जो लोग हैं वो इंटरनेट के आपको पता तक नहीं चलेगा, है ना। आप कैसे ट्रैक करोगे सारी चीजें, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली इनके लिमिटेड नंबर्स हैं, इसीलिए एक ये रीजन भी है कि एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर्स में है ना, दे आर लिमिटेड इन नंबर्स, देयरफॉर इनके प्राइस इसलिए भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है। ऑथर ने कहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज है, इसलिए देखो डबल स्पेंडिंग के खतरे में ऑथर ने ये बताया कि डबल स्पेंडिंग बहुत मुश्किल है। अभी तक एक भी रिपोर्टेड केस ऐसा नहीं हुआ है कि डबल स्पेंडिंग का कोई रिपोर्टेड केस हो। तो ऑथर ने कहा है कि डबल स्पेंडिंग करना उतना ही कठिन जितना फोर्जरी करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि डबल स्पेंडिंग होती है तो इसमें डबल स्पेंडिंग होती है, वो बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है उसको मैनिपुलेट करना, चूंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हर जगह प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है, इसमें प्रूफ होता है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे में ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप जो है
सीबीडीसी को लाओगे, लेकिन सीबीडीसी आपको क्रिप्टो को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। आप उसको रेगुलेट करोगे एंड ऑल करोगे, क्रिप्टो को आप रिप्लेस नहीं कर सकते सीबीडीसी से। और आपको या तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके से बात करते हो, मतलब आप उसमें टैक्स भी लेना चाहते हो और आप इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑथर सेज कि आप इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो और इसमें टैक्स भी लेना चाहते हो। तो इसीलिए ऑथर ने कुल मिलाकर के ये कहा है कि आप इसको विलफुली एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर। इंडिया कैन क्रिटिसाइज रशियाज यूक्रेन इन्वेजन। अब यहाँ पे सबसे पहले सुहासिनी हैदर का आर्टिकल जो लिखा गया है, इसमें दो चीज़ें बताई गई। एक तो उन्होंने बताई कि रशिया क्यों इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि अगर रशिया को इंडिया क्रिटिसाइज करे फॉर इट्स एक्टिविटीज़ तो वो गलत नहीं होगा। दोनों चीज़ें ऑथर ने कही हैं। हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं क्यों रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो रशिया के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंस जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है वो डिफेंस के लिए है, डिफेंस पर्पज़ पे हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। दूसरा देखो, डिफेंस में ऑथर ने एक चीज़ बोली है कि हम चीज़ें तो मान लो इक्विपमेंट या वॉर हेड्स तो हम दूसरी कंट्री से ले भी लें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला एस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑथर ने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो हमको रशिया से ही मिलता है। जैसे आप ब्रह्मोस का देखें तो ब्रह्मोस की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने कहाँ से कराई, रशिया से ही ली ना। ऑथर ने यही बोला है कि यहाँ पे हम हो सकता है वॉरहेड्स या वेपन्स दूसरी कंट्री से खरीद लें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो कि हमको बनाने में, हमारी स्किल को डेवलप करने में मददगार होगा, वो हमको रशिया से ही मिल रहा है। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो रशिया है वहाँ उसको हम ईरान या बाकी नेबर्स से ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब कि जब अमेरिका ने इंडिया को डांटा था कि आप ईरान से ऑयल मत लीजिए, तो तुरंत हम डर गए थे और हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया। लेकिन अब रशिया के केस में इंडिया जो है वो नहीं ऐसा कर सकता। इंडिया इज नॉट डूइंग द सेम हियर एज इट वाज डूइंग इन द ईरान केस, ठीक है ना। तीसरा जो रीजन ऑथर ने बोला है वो ये दिया है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो इंडिया ऑयल पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, उन्होंने लगभग $16 बिलियन रशियन ऑयल और गैस फील्ड्स में ऑलरेडी मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारे खुद के भी इंटरेस्ट हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं और पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में भी इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की है ना। और इसके अलावा चाहे रशिया के ऊपर हम न्यूक्लियर के लिए भी डिपेंडेंट है, जिसमें कि आपका कूडनकुलम का तमिलनाडु का जो प्लांट है वो रशिया बिल्ट ही है, आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि जो हमारे नेबर्स हैं वो भी मजबूर करते हैं कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहें। अगर आप देखें तो रशिया ही एकमात्र कंट्री है जिसने एक बार भी ना एनआरसी के अगेंस्ट कुछ बोला, ना सीएए के अगेंस्ट कुछ बोला, ना मतलब इंडिया के कश्मीर इशू के अगेंस्ट कुछ बोला। तो कहीं ना कहीं रशिया हमारा साथ हमेशा दे रहा है, और हम ऐसे में दूसरी कंट्रीज जो कि हमको ये सारी चीज़ें में मना करती हैं, ये रोकती हैं, वो चीज़ें गलत है ना। तो रशिया का साथ देना ये भी इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरा ऑथर ने कहा कि इंडिया जो बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, जैसे कि एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया या आरआईसी हो गया, तीनों में रशिया के साथ ही है, और रशिया के साथ बहुत सारे इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी अलाइंड है। इस कारण से भी हमको रशिया के अगेंस्ट मतलब जो स्टैंड है वो नहीं लेना चाहिए। फिर ऑथर ने लास्ट में ये भी कहा है कि रशिया ने हमारा हमेशा जो मैंने एनआरसी और ये सब बताया ये साथ दिया। इसके अलावा लास्ट में ऑथर ने जरूर बोला कि लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपको कोई चीज़ सिर्फ क्रिटिसाइज करनी, आप भले वोट ना करो लेकिन वर्बली आप उसको क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। 2003 में भी हमने यही किया था। यूएस जब इराक के ऊपर अटैक कर रहा था तो हमने उस समय अपनी टाइज को यूएस के साथ बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने, यशवंत सिन्हा ने उस समय इस चीज़ को गलत कहा था। उन्होंने कहा था कि दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल थिंग, ये एक्सेप्टेबल कहीं से कहीं तक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने वही कहा है कि हमको भी स्टैंड करना चाहिए इन दिस थिंग, एंड वी कैन ऑल्सो से मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये गलत हुई है अगर, तो वो मतलब गलत को गलत बोला जा सकता है। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द वीडियो ऑल्सो. I hope you loved this analysis. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.